हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट, जेआरएफ और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ समाजशास्त्र प्रैक्टिस सेट नंबर 23। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एफ गॉफमैन द्वारा लिखी गई है? 1, रिलेशन इन पब्लिक, 2, बिहेवियर इन पब्लिक प्लेस, 3, फॉर्म ऑफ टॉक या 4, सोशल बिहेवियर इट्स एलिमेंट्री फ्रॉम। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट आपका दिया गया है ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 1, 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 2 और 4, ऑप्शन डी 2, 3 और 4। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए 1, 2 और 3, जो कि ऊपर दी गई हैं। रिलेशन इन पब्लिक, बिहेवियर इन पब्लिक प्लेस और फॉर्म ऑफ टॉक, ये जो है 3, ये गॉफमैन की बुक्स हैं। आइए जानते हैं गॉफमैन के बारे में अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इरविन गॉफमैन एक कनाडाई अमेरिकी समाजशास्त्री थे। इनकी जो पुस्तक है उसमें से है जैसे कि कम्युनिकेशन कंडक्ट इन आइसलैंड कम्युनिटी। दूसरी बुक है जो कि द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तीसरी इनके व्यक्तित्व जीवन का अध्ययन। चौथी एनकाउंटर्स बिहेवियर। पांचवी है बिहेवियर इन पब्लिक प्लेस, रिलेशन इन पब्लिक, स्टिग्मा, इंटरैक्ट रिचुअल, फ्रॉम एनालिसिस, जेंडर एडवर्टाइजमेंट, फ्रॉम ऑफ टॉक, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण बुक्स हैं। वहीं अवधारणा की बात की जाए एफ गॉफमैन की, तो भूमिका दूरी, संपूर्ण संस्था और भर्ती भूमिका, ये 3 इनकी महत्वपूर्ण अवधारणाएं इन्होंने दी हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, गिडेन सोकरल सिद्धांत में निम्नलिखित शामिल है? ऑप्शन ए एकल व्याख्यात्मक, ऑप्शन बी दोहरा व्याख्यात्मक, ऑप्शन सी बोली व्याख्यात्मक या ऑप्शन डी ऐतिहासिक व्याख्यात्मक। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए एकल व्याख्यात्मक, जो कि गिडेन सोकरल सिद्धांत में एकल व्याख्यात्मक सिद्धांत शामिल है। आइए जानते हैं कुछ अन्य बातें एंथनी गिडेंस के बारे में। जैसे कि बात कीजिए एंथनी गिडेंस, तो ये एक ब्रिटिश समाजशास्त्री थे, ठीक है। इनकी जो प्रमुख रुचि थी वो शास्त्रीय सिद्धांत, सामाजिक वर्ग व स्त्रीगण तथा सामाजिक परिवर्तन में रही। इन्होंने संरचनाकरण का सिद्धांत तथा सदस्यता का सिद्धांत दिया। तथा अगर इनकी पुस्तकों की बात की जाए तो कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी, द स्ट्रक्चर ऑफ द एडवांस सोसाइटीज, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मॉडर्निटी, इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि यह बताती है? ऑप्शन ए ग्रामीण गरीबी का विस्तार, ऑप्शन बी ग्रामीण संपन्नता का विस्तार, ऑप्शन सी शहरी संपन्नता का विस्तार या ऑप्शन डी शहरीकरण की प्रक्रिया। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रामीण संपन्नता का विस्तार, जो कि मलिन बस्तियों की जनसंख्या में वृद्धि को दर्शाता है। आइए जानते हैं मलिन बस्तियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 1.73 करोड़ आवास मलिन बस्तियों में हैं। तो अगर बात की जाएगी सन 2011 की जनगणना के आधार पे, तो भारत देश में 1.73 करोड़ आवास मलिन बस्ती हैं, जिसमें से 70% आबादी महाराष्ट्र पहले नंबर पे, दूसरा नंबर पे आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश शहरों में आते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। माल्थस द्वारा प्रतिपादित जनसंख्या के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए अंकगणितीय वृद्धि, ऑप्शन बी सकारात्मक रोध, ऑप्शन सी स्थिर या ऑप्शन डी जनसंख्या रोध। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी स्थिर, जो कि माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत में शामिल अवधारणा में शामिल नहीं है। आइए देखते हैं माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। ब्रिटिश अर्थशास्त्री माल्थस ने प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन अपनी बुक में जनसंख्या वृद्धि और इसके प्रभावों की व्याख्या की है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या दुगनी रफ्तार 1, 2, 4, 8, 16, 32 बढ़ती है, जबकि संसाधनों की जो होती है गति वो सामान्य रूप से 1, 2, 3, 4 से वृद्धि होती है। प्रमाणतः प्रत्येक 25 वर्ष बाद जनसंख्या दुगनी हो जाती है। हालांकि माल्थस के विचारों से शब्दशः सहमत नहीं हुआ जा सकता, किंतु यह सत्य है कि जनसंख्या की वृद्धि दर संसाधनों की वृद्धि दर से अधिक है, ठीक है। तो इनका यही कहना था कि यही आगे चल के जनसंख्या विस्फोट का कारण भी बनेगा। वहीं बात की जाए भूमिका सिद्धांत के जन्मदाता जो कि डेविड रिकॉर्डर हैं,
तो इसको याद रखिएगा। भूमिका सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? डेविड रिकॉर्डर। ठीक है, इन्होंने भी जनसंख्या और संसाधनों के समन्वय पे बात की है। इसके अलावा थॉमस सेडलर, हर्बर्ट स्पेंसर ने भी जनसंख्या वृद्धि पर गंभीर विचार व्यक्त किया है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विश्व विकास शिखर सम्मेलन 1995 द्वारा सामाजिक विकास के उद्देश्य के रूप में निम्नलिखित में से किसे विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है? ऑप्शन ए आर्थिक संरक्षणवाद, ऑप्शन बी जनशक्तिकरण, ऑप्शन सी जन पहल या ऑप्शन डी जन क्षमता का सुदृढ़ीकरण। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए आर्थिक संरक्षणवाद को विश्व विकास शिखर सम्मेलन के सामाजिक विकास के उद्देश्य के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। आइए जानते हैं विश्व विकास शिखर सम्मेलन के बारे में। मार्च 1995 में कोपेनहेगन में पहली बार सामाजिक विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन को गरीबी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। यह आयोजन संयुक्त राष्ट्र नीति समन्वय स्थिर विकास विभाग के द्वारा किया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा का आदेश प्राप्त था तथा इस सम्मेलन का जो लक्ष्य था वो गरीबी निवारण, रोजगार का सृजन करना, सामाजिक एकीकरण पर आधारित सामाजिक विकास को विश्व समुदाय के लिए प्राथमिकता देना था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1987, ऑप्शन बी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988, ऑप्शन सी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 या ऑप्शन डी राष्ट्रीय महिला विकास परिदृश्य योजना 2001। तो यहाँ पे बात की गई कौन सा सही सुमेल नहीं है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1987 ना होकर 1986 में। तो आइए जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। अगर भारतीय शिक्षा के विकास की यात्रा के बारे में जानें तो सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 आई, जो कि कोठारी आयोग के सिफारिशों पर आधारित थी। इसमें 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य और शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण व योग्यता पर फोकस रखा गया तथा माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू करने का आह्वान किया गया। तो ये आई सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। फिर बात की जाए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इस नीति में प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया गया तथा इस नीति ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली का विस्तार किया। तथा उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन 1992, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के संशोधन का उद्देश्य देश में व्यावसायिक व तकनीकी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय आधार पर एक प्रवेश परीक्षा को आयोजित करना था। में तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अभी का प्रारूप बताया गया है, जिसमें नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र में जीडीपी के 6% हिस्से का निवेश किया जाएगा। वहीं नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय करने की मंजूरी दे दी गई है। अगर बात की जाए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या प्रमुख बिंदु रहे हैं, तो कि प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारण निकाय के रूप में परख नामक एक नया राष्ट्रीय आंकलन केंद्र स्थापित किया जाएगा। और इसमें और जोड़ा गया है कि छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने को प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा। और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद सन 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक का विकास किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पत्राचार की रूपरेखा का विकास किया जाएगा। और सन 2030 तक के 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का, मतलब जो भी बीएड करना चाहता है वो सन 2030 तक के ऐसा हो जाएगा कि 3 साल का आपका बीए और 1 साल का बीएड मिला के 4 साल का बीएड प्लस बीए आपका कंप्लीट होगा। ठीक है। और उच्च शिक्षा संबंधित प्रावधान, जिसमें उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात जो है जो कि सन 2018 में 26.3% है, उसे 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। और इसमें एमफिल जो समाप्त कर दिया जाएगा। तथा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना अनुपात सुरक्षित पेयजल नहीं पाता है? ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 23%, ऑप्शन सी 35% या ऑप्शन डी 45%। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 23%, जो कि WHO के अनुसार भारत की जनसंख्या सुरक्षित पेयजल प्राप्त नहीं करती है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता जिसे गेट्स बोलते हैं वो बताता है क्या? ऑप्शन ए शिक्षा में सीमा व्यापार पार व्यापार, ऑप्शन बी शिक्षा में स्थानीयकरण, ऑप्शन सी शिक्षा में केवल राजनिधियन, या ऑप्शन डी प्राथमिक में कॉरपोरेट द्वारा धन प्रदान करना और व्यावसायिक शिक्षा द्वारा धन प्रदान करना। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए शिक्षा में सीमा पार व्यापार। ये सेवाओं का व्यापार पर सामान्य समझौता बताता है। आइए जानते हैं गेट्स के बारे में, जिसे प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता बोलते हैं। यह 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वित्तीय प्रणाली की नींव रखी गई। दो प्रमुख संस्थानों द्वारा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा इसकी स्थापना की गई। सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने एक पूरक संस्थान की स्थापना की सिफारिश की, जिसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन ITO के रूप से जाना जाता है, जिसकी कल्पना उन्होंने वित्तीय प्रणाली के तृतीय स्तर के रूप में की थी। वर्ष 1947 में जिनेवा में 23 देशों द्वारा हस्तांतरित गैट के रूप में एक समझौता 1 जनवरी 1948 को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ लागू हुआ। आयात कोटा के उपयोग को समाप्त करने के लिए तथा वाणिज्य वस्तुओं के व्यापार पर शुल्क कम करने के लिए। ठीक है, गैट 1948 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संचालित करने वाला एकमात्र बहुपक्षीय साधन बन गया, जब तक कि वर्ष 1945 में विश्व व्यापार संगठन का स्थापना नहीं हुई थी। वहीं उरुग्वे राउंड 1987 से वर्ष 1994 तक आयोजित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मारेका समझौता हुआ। इसके द्वारा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। विश्व व्यापार संगठन गैट के सिद्धांतों को संविष्ट करता है और उन्हें लागू करने तथा विस्तृत करने हेतु अधिक स्थायी व संस्थागत ढांचा प्रदान करता है। गैट 1994 सभी WHO के सदस्यों पर बाध्य एक अंतर्राष्ट्रीय समिति या केवल माल व्यापार से संबंधित है। तो WHO ने गैट का स्थान लिया है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ट्राइबल मूवमेंट इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए SSA राव, ऑप्शन बी घनश्याम शाह, ऑप्शन सी KS सिंह, या ऑप्शन डी S फक्स। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी KS सिंह ने ट्राइबल मूवमेंट इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। आइए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित में से सही सुमेल नहीं है। लेखक और पुस्तक के नाम दिए गए हैं। MN श्रीनिवास, डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेस, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी GS घुरिये, दास कैपिटल, या ऑप्शन डी मैकेमेड विलेज इंडिया। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी GS घुरिये, दास कैपिटल। दास कैपिटल आपकी GS घुरिये की बुक ना होकर के ये आपकी है कार्ल मार्क्स की। आइए जानते हैं GS घुरिये के बारे में। GS घुरिये ने अपनी पुस्तक द शेड्यूल्ड ट्राइब में जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहकर संबोधित किया है, और इन्होंने लिखा है कि भारतीय संविधान समाज में जनजातियों को पिछड़ी हुई जातियां मानता है, ना कि चिड़ियाघर की चिड़िया। GS घुरिये ने भारतीय समाज के साथ इनके एकीकरण पर जोर दिया है तथा इन्होंने कोली जनजाति का अध्ययन किया और इनके ऊपर एक बुक लिखी है जो कि नाम है महादेव कोलिस 1963 में, जो कि प्रकाशित हुई। धर्म के समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए GS घुरिये ने धार्मिक विश्वास, कर्मकांड, संस्कार, भारतीय परंपरा में साधु की भूमिका पर प्रकाश डाला और इस पर आधारित इनकी पुस्तक है इंडियन साधु, जो कि 1964 में उल्लेखनीय है। इस पुस्तक में अपने संन्यास की दोहरी भूमिका की समीक्षा की और बताया कि संन्यास भूतकाल का एकमात्र अवशेष नहीं बल्कि हिंदू धर्म का एक प्राणभूत तत्व होता है। GS घुरिये ने राजनैतिक समाजशास्त्र विषय पर भारत में सामाजिक तनाव 1968 नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में हिंदू और मुस्लिम सांस्कृतिक व संबंधों के मध्यकालीन से लेकर वर्तमान काल तक समीक्षा की गई है। वहीं बात की जाए कि GS घुरिये की प्रमुख पुस्तकों के बारे में, तो कास्ट एंड रेस इन इंडिया, कल्चर एंड सोसाइटी, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, सिटीज एंड सिविलाइजेशन, वाइदर इंडिया, वैदिक इंडिया, दी महादेव कोलिस, द इंडियन साधु, दी शेड्यूल्ड ट्राइब और सोशल टेंशन इन इंडिया, ये इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें थी। आई होप आपको हमारे द्वारा लाए हुए क्वेश्चंस और उनकी व्याख्या पसंद आ रही होगी, और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।